ये देख लिया था आवर्त सारणी यानी तत्वों का वर्गीकरण, हमने आधुनिक आवर्त सारणी तक देखा और उसमें ये भी देखा था, नामकरण हमने देख लिए थे आईयूपीएसी वाले। आईयूपीएसी नामकरण देख लिया था ये। यस सर, ये देख लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास परमाणु के गुण। तो मैंने आपसे कहा था कुछ परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको इसमें दे दी है। कुछ विद्युत ऋणता है, तो इस तरह के कुछ आंकड़े हैं वो इसमें थे। इसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है और इसकी सहायता से विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया होगी कौन सी नहीं होगी उसका हम निर्धारण कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चल रहे थे, हम पढ़ेंगे परमाणु के गुण। तो परमाणु के गुणों की बात कर रहे थे, तो देखिए सबसे पहला गुण है, हम यहाँ पर त्रिज्या का अध्ययन करेंगे। त्रिज्या के अंदर में हम लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, परमाणु की त्रिज्या किसे कहेंगे। तो देखिए आप लोगों को मालूम है एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जैसा डायग्राम में कुछ क्लियर है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो लाइन है उसमें एक ही कोष है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, दूसरा जो आवर्त है उसमें 2 कोष है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तीसरे में 3 कोष है। तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जहाँ सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगाता है, जो वृत्ताकार पथ होता है, उस इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी, नाभिक से सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। त्रिज्या का यहाँ पर मीनिंग है कि नाभिक से सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो परमाणु की त्रिज्या है। अब बात करते हैं कि परमाणु की त्रिज्या आवर्त सारणी में किस तरीके से प्रभावित होगी वो हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं एक वर्ग में। एक आवर्त सारणी में अगर वर्ग की बात करें, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर देखिए क्या क्या चेंजेज होते हैं। सबसे पहला चेंज है, आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल यानी कि कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आप देख रहे होंगे सबसे पहला जो तत्व है उसमें कोष की संख्या 1 है। नीचे आइए आप, नीचे जो दूसरा तत्व है उसमें कोषों की संख्या 2 है और नीचे आइए तो कोषों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहा है। लेकिन कोषों की संख्या बढ़ने के कारण जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर जा रहा है। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ रही है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। इस कारण हम सीधा सा कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आप बताइए त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या कुछ और? बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, ये ठीक आंसर है। बढ़ेगी इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो बाहर वाला, हमें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, अंदर वाले नहीं, जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होगा उसकी और नाभिक के बीच की दूरी देख रही है। तो जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोषों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ यह है कि परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। वर्ग वाली बात क्लियर होगी। कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, कॉन्सेप्ट ये है नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद बात करते हैं एक आवर्त में। तो आवर्त आप कोई सा भी उठा लीजिए, आप ये दूसरी लाइन का आवर्त देख लीजिए या तीसरी लाइन का, कोई सा भी देख। पहली लाइन में तो 2 ही तत्व, तो ज्यादा कंपेरिजन कर नहीं पाओगे। तुलना करने के लिए आप दूसरा या तीसरा आवर्त देख लीजिए। पहले दूसरे आवर्त को देखते हैं। तो दूसरे आवर्त में सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है, दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व मौजूद हैं सभी में कोषों की संख्या समान है। तीसरे आवर्त में जितने भी तत्व हैं सभी के अंदर कोषों की संख्या समान है। ये आप लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम से? यस सर। जब कोषों की संख्या समान है तो यह कह सकते हैं कि नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी तो होगी समान। जब दूसरा ही कोष है सभी परमाणु में, तो हम ये सीधा सा कह सकते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी सभी में क्या होगी, बराबर, यानी सभी की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, बराबर। इस कॉन्सेप्ट से जो दिखाई दे रहा यह है कि सभी के पास 2 कोष हैं, तो 2 कोष का मतलब ये हो गया कि सभी की दूरी क्या है, नाभिक से बराबर होगी। लेकिन एक चेंज और इसके अंदर बढ़ता है, वो है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या। तो जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी नाभिकीय आकर्षण भी बढ़ेगा। क्योंकि प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, नाभिक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो पार्ट है नाभिक,
वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिसे हम कह रहे हैं नाभिकीय आकर्षण। नाभिकीय आकर्षण क्या है? नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन पर एक खिंचाव बल लगाता है, आकर्षण बल लगाता है, जिसे हम नाभिकीय आकर्षण कह रहे हैं। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है और कोषों की संख्या स्थिर है। आप देख रहे हैं कोषों की संख्या स्थिर है और बढ़ क्या रहा है? नाभिकीय आकर्षण। इस कारण वो इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींचेगा, और जब अंदर की ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगा रहे हैं उससे अंदर की तरफ चक्कर लगाने लगेंगे। जो दूसरा कोष है वो अंदर की तरफ सिमटेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, जो दूसरा कोष है वो अंदर की तरफ सिमटता जाएगा। जब अंदर की तरफ सिमटेगा तो हम कहेंगे परमाणु त्रिज्या घट रही है, बढ़ रही है, अपरिवर्तित है, कुछ और कहना चाहेंगे? बताइए आप लोग। सर घट रही है सर। हाँ, घटेगी। घट इसलिए रही है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर 5 प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है तो वो बाहर चक्कर लगाएगा, और किसी में 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन क्या करेंगे? उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ खींच लेंगे। जब अंदर की तरफ खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन अंदर चक्कर लगाएंगे और हम कहेंगे कि परमाणु त्रिज्या में क्या होगी? कमी होगी। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। आवर्त के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है, और वर्ग के लिए कॉन्सेप्ट है कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। दोनों के लिए कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ठीक है, यहाँ तक पहला गुण समझ में आया? आवर्त सारणी में किस तरीके से परिवर्तन होगा? यस सर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरे गुण की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर और इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है इस डायग्राम से। आप देख रहे हैं कि जो आवर्त के अंदर जाते हैं तो आवर्त के जो कोष है, दूसरा कोष है, तो ये गोलाई तो बराबर है। अंदर जो बढ़ रहे हैं वो क्या है? ये खिंचाव बल बढ़ रहे हैं। मैंने जो सिंबॉलिक बनाया है तीर के निशान से, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण। तो लिथियम के अंदर 3 आकर्षण है, बेरिलियम में 4 हो गए, बोरॉन में 5 हो गए। इस तरीके से आकर्षण बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आकर्षण बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा? अंदर की तरफ अगर इनको खींचेगा तो हम कहेंगे कि परमाणु की त्रिज्या कम हो गई। वर्ग के अंदर आप देख रहे हैं पहले तत्व है, दूसरा तत्व है, तीसरा तत्व है, चौथा है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कोष यानी सेल बढ़ रहे हैं। जब सेल बढ़ेंगे तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हुआ है। और इसके बाद अगला गुण है वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इस गुण को पढ़ने से पहले एक सामान्य चीज पर मैं चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, फिर इस गुण पर आते हैं। चर्चा यह है कि जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिकीय आकर्षण को तोड़कर परमाणु से बाहर आ जाएगा। तो मैं इस ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो परमाणु को हमें ऊर्जा देनी होगी। ठीक है, जिस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नाभिकीय आकर्षण को तोड़कर परमाणु से बाहर हो जाए या नाभिकीय आकर्षण से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो परमाणु को ऊर्जा देते हैं। दूसरी बात करें हम लोग, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो वो ऊर्जा वाला कण है, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी ऊर्जा होगी कुछ, तो जब वो ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर जाता है तो परमाणु की ऊर्जा बढ़ती है, और परमाणु की ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी स्टेबिलिटी घटती है। आपको मालूम है कि उल्टा रिलेशन है, किसी सिस्टम की ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ही कम होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के पास अपनी कुछ ऊर्जा होगी तो वो ऊर्जा भी उसके अंदर जा रही है। इसका मतलब परमाणु की ऊर्जा बढ़ेगी, और परमाणु कभी भी अपनी ऊर्जा बढ़ाना चाहता नहीं है क्योंकि उसके स्थायित्व में कमी आती है। इस कारण जब कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो परमाणु से ऊर्जा मुक्त होती है। क्यों ऊर्जा मुक्त होती है? जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहे। तो दोनों चीज अपोजिट हो गई। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो ऊर्जा देनी पड़ती है, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है तो परमाणु से ऊर्जा निकलती है। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ना है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो गया, और इलेक्ट्रॉन का निकालना है वो ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास दो चीजें आ गई। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो ऊर्जा निकलेगी, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऊर्जा देनी होगी।
अब यह जो ऊर्जा की मात्रा है, कितनी ऊर्जा देंगे या कितनी ऊर्जा निकलेगी, किस बात पे डिपेंड करती है? इस बात पे डिपेंड करेगी, जैसे मान लीजिए r वाला इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण से ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ, प्रबल आकर्षण से बंधा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी या ज्यादा? आप बताएंगे ये चीज। ज्यादा। बताएं बेटा, कम ऊर्जा की, ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या ज्यादा? सर ज्यादा ऊर्जा की। ज्यादा। ठीक है, ठीक है, मजबूती से बंधा हुआ है। आप ऐसे मान लीजिए कि किसी गाय को ना मजबूत रस्सी से बांध दिया है, तो उसको रस्सी को तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, और अगर पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है तो कम ताकत से यानी कम ऊर्जा से रस्सी टूट जाएगी। तो जितना ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन बंधा रहेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा उसको देनी होगी। और इसी तरह से दूसरी बात करें, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, जितनी आसानी से उसके पास ऐसे फोर्स हैं, इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से ग्रहण हो रहा है तो वो उतनी ही ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जैसे जैसे बात कर रहे हैं, किसी परमाणु का नाभिकीय आकर्षण ज्यादा है, नाभिकीय आकर्षण ज्यादा है, तो वह परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेगा या कम नाभिकीय आकर्षण वाला परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? बताइए आप लोग। ज्यादा, जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा आसानी से। ठीक है, जिसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है वही परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा उसको ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक का तो बेस था, ये बेसिक बातें तो मुझे करनी थी, परमाणु के साथ होने वाली जो क्रियाएं उनकी बात कर रहे थे। अब वापस से आ जाते हैं, टेक्निकल टर्म्स है इनके लिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या कहते हैं, तो इनके जो टेक्निकल टर्म्स है उनसे परिचित होना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म्स है वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब गणना करेंगे तो उस समय कौन सी घटना होगी? गेन का मतलब ग्रहण करना। तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो ऊर्जा मुक्त होगी या ऊर्जा देनी पड़ेगी? हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी या हमें ऊर्जा मिलेगी? एनर्जी रिलीज होगी सर। मिलेगी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव में लिखी जाती है क्योंकि ऊर्जा इससे उत्सर्जित हो रही है। तो फाइनल स्टेट में जो ऊर्जा का मान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, डिफरेंस को ऐसे तो निकालते हैं। जी सर। एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल। ओके, अब फाइनल स्टेट में कम हो गई क्योंकि एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है, तो फाइनल स्टेट में कम हो गई और इनिशियल स्टेट में ज्यादा हो गई। तो वैल्यू कैसी आएगी? जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। आएगा या नहीं? जी सर, नेगेटिव आएगा। ओके, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करेंगे तो हमेशा नेगेटिव होगी। यदि यह वैल्यू जो डिफरेंस की बात कर रहे थे ये वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं है, मान लीजिए पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव कब आएगी? पॉजिटिव आ सकती है, कब आएगी पॉजिटिव? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता और आपको जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन देना है। आपने जिद कर रखी, नहीं भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन देना है, और वो इलेक्ट्रॉन लेने का इच्छुक नहीं, उसके पास ऐसी कंडीशन नहीं है, नाभिकीय आकर्षण नहीं है, जगह नहीं है, और उसकी स्टेबिलिटी भी घट जाएगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। ऐसी कंडीशन में परमाणु इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता और आप कह रहे हैं कि नहीं भैया हमें तो इलेक्ट्रॉन तुम्हें देना ही है, तो उस कंडीशन में फिर आपको एनर्जी देनी भी पड़ेगी। हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर ऊर्जा निकलती है, लेकिन यदि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रहा है और फिर भी आप ग्रहण कराना चाहते हैं तो फिर आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि जो डेल एच है यानी एनर्जी का जो चेंज है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा।
तो जिन परमाणुओं के लिए उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा नहीं है, यानी कि उस ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम 0 मानेंगे। मैंने डेफिनेशन दी उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा, यदि ऊर्जा का उत्सर्जन ही नहीं हो रहा है तो हम क्या मान लेंगे? एंथैल्पी ऊर्जा 0। का उत्सर्जन एंथैल्पी जीरो जीरो, मान लेंगे। डेल्टा है जीरो। जी, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल में, कुछ आंकड़ों में मैंने पॉजिटिव साइन लगाया हुआ। जिनके आगे पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है वो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम 0 मानेंगे। मैंने नीचे लिखा भी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बंधुता को 0 माना गया है। तो जिनके आगे पॉजिटिव लगा हुआ है उनको 0 मान लेंगे, और जो नेगेटिव, जो कुछ नहीं लिखा है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव की वैल्यू है वो तो जो आएगी हमारे पास कम ज्यादा, वही उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीनिंग समझ में आ गया आपको? किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो परमाणु से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की मात्रा है, और ये ऊर्जा की मात्रा किलो जूल प्रति मोल में मापी जाती है। किलो जूल पर मोल में मापी जाती है। ये जो मात्रा है यही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। क्लियर? आगे चलें बेटा। जी सर, आगे चलिए। ओके, आवर सारणी के अंदर चेंज देखते हैं किस तरीके से इसके अंदर चेंज आता है। तो चेंज आने के लिए पहले देख लेते हैं वर्ग में। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आकर्षण लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे ही देखा जाता है हमेशा, क्योंकि जो निकलेगा या जुड़ेगा तो बाहर वाले में, आउटर सेल में ही होती है घटना है। इनर सेल में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ता है ना कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो आउटर सेल पर नाभिकीय आकर्षण है वो घटेगा या बढ़ेगा। ये आपने अभी तक जो सीखा है उससे अनुभव से बताइए। बताओ बेटा, नीचे जाने पर नाभिकीय आकर्षण घटेगा या बढ़ेगा? तो वर्ग में नीचे जाने पर घटेगा नाभिकीय आकर्षण। घटेगा बेटा, सही आंसर है, घटेगा। और कारण ये है क्योंकि, हाँ जी कुछ बोल रहे बेटा? अच्छा, साइज ऑफ पैटर्न इंक्रीज कर रहा है इसलिए। कट रही है आपकी, एक बार फिर से बोलिए। साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज कर रही है। हाँ, साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन घट जाएगा। यस तो सर, वर्ग में नीचे जाने पर यस सर। नाभिकीय आकर्षण घट रहा है। अब नाभिकीय आकर्षण कम हो रहा है तो बताइए इलेक्ट्रॉन जी। आसानी से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा आसानी से? नाभिकीय आकर्षण कम होने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा या नहीं? नहीं। नहीं जुड़ेगा आसानी से। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा तो ऊर्जा भी नहीं निकलेगी, यानी ऊर्जा कम निकलेगी। तो ऊर्जा कम निकलेगी, उसी ऊर्जा की मात्रा को तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहे हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आकर्षण कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा। आसानी से नहीं जुड़ेगा तो ऊर्जा कम निकलेगी, ऊर्जा कम निकलेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घट गया। तो वर्ग में नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मान में कमी होती है। ये लाइन क्लियर हुई आप लोगों की? यस सर, क्लियर। ओके ओके। उसके बाद आवर्त की बात करते हैं। तो आवर्त में आप लोग देख रहे हैं कि नाभिकीय आकर्षण घटेगा या बढ़ेगा आवर्त में? बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आकर्षण में बढ़ेगा। कमी या वृद्धि? बढ़ेगा। वृद्धि। जब नाभिकीय आकर्षण, हाँ नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा। अगर नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा कि कठिनाई से? आसानी से जुड़ेगा। आसानी से आसानी से जुड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा तो ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, यानी कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। सहमत हैं आप लोग मेरी बात से? यस जी सर। सर। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें देख ली। वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। अब इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन से हैं आप लोग देख रहे होंगे। एक तो ये बेरिलियम वाला जो वर्ग है, बेरिलियम, और एक नाइट्रोजन वाला जो वर्ग है। मैंने आंकड़े इसीलिए लेके आया था कि आंकड़ों की सहायता से आप चीजों को समझ सकें। तो यहाँ पर बेरिलियम वाले वर्ग में आप देख रहे हैं 0 हो गई,
एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़नी चाहिए, यानी 55, ये 57 है, 57 से 58 59 कुछ होती है ऐसी। ठीक है, जी सर। तो एक वर्ग में अब बाएं से दाएं जाने पर बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं इसकी क्या होगी, 0 हो गई। तो एक तो इसमें अपवाद है, ये बेरिलियम की है, वो बोरोन से लिथियम से भी कम हो जाती है, जबकि होनी चाहिए थी लिथियम से ज्यादा। इसी तरह नाइट्रोजन की देखेंगे, नाइट्रोजन भी पॉजिटिव में चली गई, पॉजिटिव का मतलब 0 हो गई, तो कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन की, लेकिन ये कार्बन से भी कम हो गई। तो यहाँ पर दो हमारे पास अपवाद है, दोनों का कारण मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कारण यह है अपवाद शो करने का कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षकों की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्थायित्व तो ज्यादा होता है, यानी कक्षक चाहता है कि वो अर्धपूर्ण रहे या पूर्ण भरा रहे, अपूर्ण न रहे। यस सर, हाफ फील्ड स्टेट वाली कंडीशन है। हाँ, हाफ फील्ड स्टेट वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन वर्ग है इसमें अर्धपूरित कक्षक होते हैं, और अर्धपूरित कक्षक क्यों होते हैं वो मैंने आपको एटम पढ़ाया था और पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाई थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा होती है। अपूर्ण से ये जो हमारे हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी पेयरिंग एनर्जी है वो अधिक होती है, इस कारण ज्यादा स्टेबल होते हैं। और दूसरा ये सिमेट्रिकल होते हैं। दो कारण होते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले, एक तो ये सिमेट्रिकल होते हैं और दूसरा इनकी पेयरिंग एनर्जी अधिक होती है। इस कारण क्या होगा कि ये ज्यादा स्टेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं करेंगे। जो चीज स्टेबल है वो कोई क्रिया नहीं करना चाहती, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहती ना इलेक्ट्रॉन देना चाहती, ये दोनों जगह अपवाद करेंगे, दोनों जगह समस्या क्रिएट करेंगे। ना तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे ना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि अपने आप में ये दोनों क्या है, स्टेबल है। तो दोनों जगह अपवाद शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने में भी और इलेक्ट्रॉन लेने में भी। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी बताएं। जी सर, क्लियर है सर। ओके ओके बेटा। तो दो अपवाद ये हो गए। एक अपवाद आप वर्ग में देखिए, इसको देखो, फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन, नाइट्रोजन से नीचे फास्फोरस और ऑक्सीजन से नीचे सल्फर। आवर्त सारणी आपको याद होगी, ऐसा उम्मीद करके मैं बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है। तो आप देख रहे हैं वर्ग में नीचे जाने पर ये मान कम होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। क्लोरीन का 333 है, क्लोरीन का 348 है, ऑक्सीजन का 142 है, सल्फर का 200 है, नाइट्रोजन का है वो 0 है और फास्फोरस का है वो 60 है। तो वर्ग में नीचे जाने पर ये मान बढ़ रहा है, और उसके बाद है फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ है, सही हो गया। केवल जो तीसरा आवर्त है ये अपवाद शो करता है। तीसरा आवर्त का मान दूसरे से अधिक हो जाता है, जबकि नियम ये है कि नीचे जाएंगे तो घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा वाले जो तत्व हैं वर्ग में, जो तीसरे वाले तत्व हैं, इनकी वैल्यू बढ़ी, और इसका कारण वो आप समझ लीजिए। देखिए फ्लोरीन के बाहरी कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7, और क्लोरीन के बाहरी कोष में भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन जो जिस कक्षक में है वो दूसरा है, और क्लोरीन में जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो तीसरा है। तो नॉर्मल सी बात है, तीसरा होगा वो दूसरे से बड़ा होगा, तीसरा जो कोष होगा वो दूसरे से बड़ा होगा। अब आप छोटे वाले कोष में इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़ोगे या बड़े वाले कोष में इलेक्ट्रॉन आसानी से जोड़ोगे? अगर छोटे वाले में आप जोड़ने चलोगे तो वो पास पास में होंगे सारे इलेक्ट्रॉन, और उसमें ही आप अपना वाला भी इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, तो प्रतिकर्षण शो करेंगे वो इलेक्ट्रॉन जो पहले से पास पास में, वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण शो करेंगे। और जब वो प्रतिकर्षित होगा तो आसानी से नहीं जुड़ेगा, आसानी से नहीं जुड़ेगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी। तो फ्लोरीन में कम रिलीज हो रही है। इसी का कंपैरिजन अगर क्लोरीन से करें तो क्लोरीन में तीसरा कोष है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूर दूर होंगे। जब दूर दूर होंगे तो उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन हम लाएंगे तो वो कम प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, यानी कि क्लोरीन में वो आसानी से जुड़ेगा। जब आसानी से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि। ठीक है यहाँ तक?
जी सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने दो अपवाद देखे हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन और सल्फर पे हो जाएगा, ये सेम कॉन्सेप्ट नाइट्रोजन और फास्फोरस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो तरीके के अपवाद देखे हैं। एक तो जब आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे थे तो बेरिलियम वर्ग और नाइट्रोजन वर्ग ने अपवाद प्रदर्शित किया, और जब वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे थे तब जो तीसरा वाला जो आवर्त है वो अपवाद शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक से पढ़ लेना भैया। उसके बाद बात कर रहे हैं विद्युत ऋणता। इससे पहले आप इसको देख लीजिए, ये आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव। इसका अभी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी थी, इसका उल्टा कर दो। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा की मात्रा, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी है। और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरा बाहर निकालेंगे द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो यहाँ पर प्रथम आयनन एंथैल्पी यानी एक इलेक्ट्रॉन को हमने जब बाहर निकाला तो ऊर्जा की मात्रा किस तरीके से हमने दी वो हमने देखा है। तो देखेंगे इसके अंदर जैसे एक वर्ग में बात करें तो वर्ग में नाभिकीय आकर्षण ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आकर्षण घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा कि कठिनाई से? आसानी से। आसानी से सर। नाभिकीय आकर्षण आसानी से निकल जाएगा। तो वर्ग में नीचे जाने पर हम थोड़ी सी भी ऊर्जा दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और इसी ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कह रहे हैं? आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कह रहे हैं। तो वर्ग में नीचे जाने पर नाभिकीय आकर्षण घट रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। आसानी से निकाला जा सकता है मतलब थोड़ी सी ऊर्जा दे देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जबकि ऊपर वाले तत्वों में हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊपर आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है और वर्ग में नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान घट जाता है। तो ये तो हो गई वर्ग वाली कहानी। वर्ग में से ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी होती है। अब बात करते हैं आवर्त में। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हम लोग देख रहे हैं कि नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है। बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा। जब नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलने देगा, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल रहा है तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको निकालने। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। सहमत है आप लोग? जी सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आप लोग देख पा रहे होंगे, एक चीज और देख लीजिए कि जैसे हमारे पास बेरिलियम वर्ग और नाइट्रोजन वर्ग को देखिए, ये स्टेबल विन्यास है, स्थायी है। जब स्थायी विन्यास होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। जब आसानी से नहीं निकालेंगे तो इसकी ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि कार्बन की ज्यादा होनी चाहिए, नहीं बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम लोग बोरोन की जगह देख रहे हैं बेरिलियम की ज्यादा। तो यहाँ पर अपवाद है। हम कह रहे हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, तो बढ़ कहाँ रहा है? ये बेरिलियम पहले आता, बेरिलियम का कम होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं बोरोन से भी ज्यादा है। एक तो ये हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन का है, वो ऑक्सीजन से कम होना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं वो ऑक्सीजन से अधिक है। तो नाइट्रोजन वर्ग और बेरिलियम वर्ग, दोनों वर्ग यहाँ पर अपवाद शो करते हैं, और इनके जो आयनन एंथैल्पी है वो आगे वाले तत्वों से अधिक हो जाती है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब नहीं थर्ड है आयनन। नेक्स्ट है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें। तो देखिए विद्युत ऋणता की डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले, तो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जब किसी सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के द्वारा आकर्षित करने की प्रवृत्ति या प्रकृति। देखिए
हमने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। बॉन्ड दो परमाणुओं के बीच में होता है। बॉन्ड के लिए कम से कम दो परमाणु होने चाहिए। उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कोई एक परमाणु अपनी ओर ज्यादा खींच लेता है, यानी कि उसकी जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का, वो किसी एक परमाणु का अधिक हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो बीच में रखे होते हैं, दोनों परमाणु के जो बीच में होने चाहिए थे, सांझे से जो बंध बना, वो बीच में न होकर किसी परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाता है। जैसे परमाणु ए और बी के बीच में बॉन्ड हुआ, तो ए की प्रवृत्ति ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की, तो वो बीच वाले इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो आकर्षित करने की प्रवृत्ति है, यही क्या कहलाती है, ये जो नेचर है, ये क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है। अब किसका नेचर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का ज्यादा होगा? जिसके पास प्रबल नाभिकीय आकर्षण होगा उसका, या कम नाभिकीय आकर्षण होगा उसका नेचर ज्यादा होगा? प्रबल नाभिकीय आकर्षण वाले। इसका प्रबल नाभिकीय आकर्षण वाला। स्ट्रांग ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। अब आपको क्लियर है चीज? एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, देखिए आप लोगों को अगर बेस मिल गया है तो फिर इसमें कुछ बचता नहीं है। अगर आपके पास बेस है, अगर आपने ये बात मुझे बता दी कि जिसका नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा उसके वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो आप बता सकते हैं वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में वृद्धि या कमी? घटती है। कमी होगा सर। जवाब दें भाई। कमी कम होगी, बिल्कुल कम होगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में कमी होगी। हाँ, नाभिकीय आकर्षण घट रहा तो उसका नेचर ही घट जाए, वो इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा अपनी ओर। बेटा आपकी आवाज कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। हेलो, चलिए कंटिन्यू करते हैं, जब इनका नेटवर्क से ठीक होगा फिर से पूछ लीजिएगा। जैसे बात कर रहे हैं कि एक वर्ग में नीचे ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान में इसीलिए कमी होती है क्योंकि नाभिकीय आकर्षण घट रहा है, डिस्टेंस बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण घट रहा है। जब आकर्षण ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ग्रहण करने का जो प्रवृत्ति नेचर है वो कम हो जाएगा। तो वर्ग में से ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी। और आवर्त में हम लोग जानते हैं, आवर्त में चूंकि परमाणु का साइज है वो छोटा होता जा रहा है और नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है, इस कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इस गुण में वृद्धि होती है। तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ये हो गया हमारे पास विद्युत ऋणता, और इसमें कोई अपवाद नहीं है। आप लोग आंकड़े से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिथियम की 1, बेरिलियम की 1.5, फिर 2, यानी 0.5 का पूरे आवर्त में डिफरेंस है, याद ही हो जाएगी आपको आसानी से। तो ये विद्युत ऋणता है, इसको हमने देख लिया। तीनों गुण हमने देख लिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मुझे तीनों गुण में, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो तो। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चले। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर आगे चलिए। जी सर आगे चलिए। ठीक है, आगे चल। ओके ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास विद्युत ऋणता। अब देखिए थोड़ा सा मैं बैक में फिर से जाकर एक चीज और आपको मैं देना चाहूंगा, वो ये है कि जो परमाणु त्रिज्या हमने पढ़ा था, परमाणु त्रिज्या के साथ में एक आयनिक त्रिज्या और होती है, आयनिक। तो आयनिक त्रिज्या दो तरीके हो सकते हैं, तो धनायन की त्रिज्या हो सकती है और एक ऋणायन की त्रिज्या। तो धनायन की त्रिज्या हमेशा परमाणु त्रिज्या से कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो नाभिकीय आकर्षण बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर और ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलने पर जो नाभिकीय आकर्षण होगा वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए अब, तो अब नाभिक के द्वारा उनको संभालना आसान हो जाता है। तो नाभिकीय आकर्षण जैसे ही बढ़ा, परमाणु की त्रिज्या घट जाती है। तो धनायन की त्रिज्या हमेशा कम होती है, किसकी तुलना में? परमाणु की तुलना। ऋणायन की त्रिज्या हमेशा अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो जो नाभिकीय आकर्षण था वो अब जो पहले से जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी तुलना में कम हो जाएगा। जैसे पहले थे 9 पर बटा हुआ था,
अब उसको 10 पर बांट दिया तो प्रत्येक पर जो नाभिकीय आकर्षण था वो कम हुआ, इस कारण इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे और परमाणु त्रिज्या में आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होगी। तो ऋणायन की त्रिज्या हमेशा परमाणु से बड़ी होती है और धनायन की त्रिज्या हमेशा परमाणु से छोटी होती है। आप लोगों को इस बारे में कुछ कहना है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छी चीज है। कई बार कंपटीशन में जो आपका लेवल है, टेट है या फिर ये टीआरटी है, इसमें कई बार पूछ लेते हैं इस तरह के सवाल, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक, उसके बाद बात कर रहे हैं सर इसको एक बार ये जो दोबारा कुछ समझा हमने दीजिए। हाँ बोलो बेटा, किस बात को? सर इसी को एक आयनों बार की त्रिज्या, दोबारा समझा दीजिए। आयनों की त्रिज्या को, आयनों की त्रिज्या की बात कर रहे हैं आप? ओके, देखिए धनायन की अगर बात करें, सबसे पहले हमने कहा था धनायन की त्रिज्या उसके परमाणु से कम होती है। एक एग्जांपल से लेके समझिए, जैसे सोडियम है, सोडियम की त्रिज्या Na+ से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि Na+ धनायन है तो धनायन की कम हो जाएगी, परमाणु की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज, एक आकर्षण था। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया सोडियम में से, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। तो अब प्रत्येक को 1.1 मिलेगा ना, आकर्षण बढ़ गया ना। जब आकर्षण बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, अपनी अंदर की ओर खींचेगा, अंदर की ओर खींच लिया तो त्रिज्या घट गई। नहीं आया समझ में आपके? आ गया? जी आ गया। ठीक है, ऐसे ही ऋणायन की बात कर रहे हैं, तो ऋणायन में जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन है। अब आप उसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो 9 पर 9 थे, मतलब प्रत्येक को एक पॉजिटिव चार्ज, एक आकर्षण मिल रहा था। अब इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तब आकर्षण कितना रह गया? 0.9 रह गया ना। जब धनायन बना तो 1.1 हुआ था 1 से, और अगर ऋणायन बना तो कितना रह गया? 0.9। जब आकर्षण कम होगा तो त्रिज्या बढ़ेगी और आकर्षण ज्यादा होगा तो त्रिज्या घटेगी। हमने अगर 1 मान लिया, परमाणु का 1 माना, तो धनायन के अंदर हो गया तो 1.1 और ऋणायन के अंदर रह गया 0.9। तो 1.1 नाभिकीय आकर्षण ज्यादा है, परमाणु से ज्यादा है, तो वो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, यानी धनायन की त्रिज्या कम हो जाएगी। और ऋणायन की बात करें तो ऋणायन में तो 1 से भी कम हो गया इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद, 1 से भी कम हुआ, जब कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, और दूर जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी। तो ऋणायन की त्रिज्या हमेशा ज्यादा होती है और धनायन की त्रिज्या हमेशा कम होती है। समझ में आया आप लोगों को? जी सर आ गया समझ में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास ये टॉपिक है वो ये था, इसमें हमने लैटिन नाम के कुछ सिंबल्स बनाए थे। तो इसमें एक बार फिर से उसको देख लीजिए। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, तो हम लिख देते हैं Na। इसी तरह से पोटेशियम का जो लैटिन नाम है वो केलियम है, क्यूप्रस है, फेरम है, अर्जेंटम है, स्टीबियम है। स्टीबियम का नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है स्टीबियम? Sb को क्या कहते हैं? टिन। क्या कहेंगे बेटा? टिन। टिन नहीं है Sb, एंटीमनी शायद एंटीमनी है, एंटीमनी एंटीमनी है। हाँ, टिन एशियन ऐसे है सर। एलिमेंट के नामों को, ऐसे एलिमेंट्स के नामों को याद रखिएगा, नहीं तो कभी याद नहीं आएंगे एंटीमनी क्या होता है। इसके नाम में एंटीमनी जैसा कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, तो इनको रट डालना जैसे ये एंटीमनी है। और स्टेनम, स्टेनम को क्या कहते हैं? टिन कहते हैं सर, टिन कहते हैं। ये टिन है ना। तो इनके जो रूट नाम है
उनको आप लोग याद रखिएगा, खासकर ये दोनों, ये एंटीमनी और टिन है, ये देखने में समझ में कम आते हैं, इन दोनों को याद कर लिएगा। और उसके बाद है ये पीबी, जिसको लेड बोलते हैं, प्लम्बम, हाइड्रेजीरम, और देखो टंगस्टन का नाम बड़ा अच्छा है, पर क्या है टंगस्टन को क्या कहेंगे? 24 है। वोल्फ्राम। तो ये कुछ छूट गए थे एक दो, तो मैंने वापस से आपके सामने एक बार याद दिला दिया है कि ये कुछ लैटिन नाम हैं और इनके जो सिंबल है वो लैटिन नाम से ही लिए गए। ठीक है, यहाँ तक याद कर लोगे सारे? जी सर। ये भी बेटा कई बार पूछ लेते हैं कंपटीशन में, ये चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं और उस लेवल की हैं। एक बार तो हम ये कहते हैं जब हाई फाई लेवल में जाते हैं तो उसका आपके कंपटीशन से हो सकता है कम रिलेशन हो, लेकिन इन जो मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल जो बेसिक चीजों की कह रहा हूँ कि ये आपके उस लेवल के हैं जो टेट या टीआरटी को लिंक करता है सीधा। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें इस चीज में, इसको आप तुरंत अपने दिमाग के अंदर और अपने स्टडी का पार्ट बना लें। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद एक चीज और है, वो है असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो आपको दिए हुए हैं, उनसे आप सीख लीजिएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपवाद शो करते हैं जिनको हम असामान्य कह रहे हैं। तो देखिए, एक तो ये तीनों जो सिक्का धातु हैं ये असामान्य विन्यास शो करती हैं। आपने दो तो सुने होंगे, कॉपर और क्रोमियम तो सुने होंगे, लेकिन मैंने थोड़ी संख्या बढ़ा के आपको दे दी है। ये सभी हैं वो असामान्य विन्यास दर्शाते हैं। और असामान्यता इसमें क्या है, देखिए ये जो तीनों हैं, कॉपर, एजी, एयू, इनमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम के अकॉर्डिंग इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो S2 आएगा, S2D9 आएगा। जब आप नियम से लिखेंगे तो S2D9 आएगा, लेकिन यहाँ पर हो गया S1D10। ठीक है ना, ये वही फुल फील्ड स्टेट बनेगा स्टेबिलिटी के कारण। हाँ जी, तो एक तो तीनों ये हो गए। ऐसे ही कॉपर और मॉलिब्डेनम, इन दोनों के अंदर भी सेम कंडीशन है, इनका S2D4 होना चाहिए, लेकिन ये हाफ फील्ड स्टेट बनाते हैं, इस वजह से ये भी असामान्य विन्यास को शो करते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये है PD यानी पैलेडियम और प्लेटिनम, इसको D8 होना चाहिए था, लेकिन ये D0, S0, D10 हो जाते हैं। इसी तरह से D8 का यहाँ पर ये भी प्लेटिनम में भी असामान्यता दर्शाएगा। ऐसे ही ये NB, RU, RH ये भी असामान्य विन्यास को शो करते हैं। तो हमारे पास जो जो सारे अगर पूरी पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये एलिमेंट आते हैं जो असामान्य विन्यास या अपवाद को प्रदर्शित करते हैं। देने के पीछे कारण ये था क्योंकि आपके दिमाग में दो रहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो ही नहीं है और भी है, इसीलिए मैंने सारे आपको दे दी। ठीक है, यहाँ तक? जी सर, क्लियर। उसके बाद बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, खत्म हो गया हमारा ये यूनिट। अच्छा, आप लोगों को अब कुछ पूछना है तो बताइए। देखिए, इसको मॉडर्न पीरियड टेबल को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल थी, इसके अंदर हमने जो 4 भाग बनाए थे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो इनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इस पीरियडिक टेबल से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है बिना उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात किए। कैसे लिखेंगे उसको जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे आपने एक एलिमेंट ले लिया पोटेशियम, टेबल पर नजर करते रहना पोटेशियम कहाँ है, और मेरा नाम लेते ही पोटेशियम कहाँ है, दिमाग सीधा पोटेशियम पर पहुंच जाना चाहिए आपका। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे,
तो विन्यास लिखने के लिए आप इससे पहले की अक्रिय गैस पे जाइए। इससे पहले की अक्रिय गैस कौन सी है? पोटेशियम से पहले की अक्रिय गैस कौन सी है? नियॉन, सॉरी, है? आर्गन। आर्गन, नियॉन। आर्गन है सर, हाँ, आर्गन नियॉन मत 80। लिखिए। आर्गन, आर्गन। ओके, ठीक है। तो हम पहले ब्रैकेट में आर्गन लिख देंगे। आर्गन लिखने के पीछे कारण यह है कि हमने आर्गन तक तो भैया लिख दिया, अब आर्गन से आगे हम लिखेंगे। आर्गन तक इसलिए लिख दिया क्योंकि यहां तक के इलेक्ट्रॉन, आर्गन तक के इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर वाले कक्षकों में भरे रहते हैं। और मैंने आपको बता दिया केवल बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आर्गन तक के इलेक्ट्रॉन तो किसी काम के है नहीं, तो इनको लिखने की भी क्या जरूरत है। इनको लिख दो सबको, आर्गन तक तो हो गया, यानी 18 तक तो इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। आर्गन को जैसे ही आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा, समझ में आ गया कि 18 इलेक्ट्रॉन तक तो आपने लिख दिए। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन 19वां, तो 19 वाले इलेक्ट्रॉन को लिख दो। कहाँ होगा 19 वाला इलेक्ट्रॉन? वो स्थिति देख लो, कौन से आवर्त में है पोटेशियम? 4 है सर, 4। 4, तो 4 और वर्ग कौन सा है? फर्स्ट, S1 कह देंगे, S1 कहेंगे ना, फर्स्ट को S1 कह देंगे ना, सेकंड S2 हो यस, जाएगा, फर्स्ट S1 हो जाएगा। तो आर्गन लिखा, आर्गन लिखने के बाद हमने क्या लिख दिया? 4s1। ये हो गया पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इतना अच्छा है? यस सर, लेकिन सर ये क्रोड अच्छा है या नहीं मेथड तो अच्छा है है? सर, हैं? ये अच्छा है सर, ये शॉर्टकट है क्रोड मेथड। यस सर। हाँ, शॉर्टकट है और बहुत अच्छा है, और हम बिना सर को घुमाए आसानी से इसका एप्लीकेशन कर ले जाएंगे, और जो करेक्टर है उनको हम शो कर सकते हैं। मतलब हम आगे की इसका जांच कर सकते हैं, कैसी रासायनिक क्रिया करेगा, कैसे बॉन्ड बनाएगा, कैसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा पोटेशियम। ये सारी जानकारी हम इलेक्ट्रॉन विन्यास से ही पता कर पाते हैं, कितनी संयोजकता शो करेगा। तो ये तो हो गया पोटेशियम। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, जिससे क्लियर हो जाएगा। सल्फर ले लीजिए, सल्फर। पहुंच जाओ सल्फर पर, पहुंच गए? सल्फर मिल गया सबको? यस सर। कितनी देर लग रही है, जी सर। मतलब आवाज साड़ी दिमाग में ठीक है, देख गया तो अच्छी बात है। अब बात कर रहे हैं हम लोग सल्फर तक पहुंचने से पहले, इससे पहले की अक्रिय गैस को छांटो। अक्रिय गैस कौन सी है? नियॉन नियॉन, 10, नियॉन 10। नियॉन हो गई। इससे पहले की अक्रिय गैस हो गई नियॉन। ठीक है, तो नियॉन को ब्रैकेट में बंद करो। नियॉन को तो ब्रैकेट में लिख दिया। अब आवर्त में चलो सल्फर तक। तो सल्फर तक जब हम जा रहे हैं, शुरुआत करेंगे कहां से निकलेंगे आवर्त में? पहले एस मिलेंगे, दोनों एस मिलेंगे ना दोनों। जी सर। तो S2 लिख दो। दोनों एस को लिखने की जरूरत नहीं है, 1s1 और S2 लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या लिख दो कि दो तो एस हो गए, तो S2। और S2 कौन सी लाइन में? तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में, पांचवी, कौन सी लाइन में है ये एस? या आपका जो तीसरी, तत्व है सल्फर थर्ड में है सर, थर्ड। तीसरी में है, थर्ड। थर्ड लाइन में। तो ये हो जाएगा 3s2 हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3s2, क्योंकि तीसरी लाइन में हम चल रहे हैं और दोनों एस को हमने पार कर लिया। एस को पार कर लिया तो लिख दो S2। और कौन सी लाइन का एस था? तीसरी लाइन का। तो क्या हो गया? 3s2 को हमने लांग लिया, हम जंप मार गए 3s2 को। अब हमारे पास कितने बचे हैं रास्ते में? सल्फर तक जाने के लिए कितने पार करने पड़ेंगे? 3p पार करने पड़ेंगे। चौथा है सल्फर। तो सल्फर तक पहुंचने के लिए जंप मारेंगे तो कहां पहुंचेंगे? P4। क्या लिखोगे आप? P4। और P4 से पहले वही संख्या लिखनी होती है, किस आवर्त का है? तो 3p4। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो होगा नियॉन ब्रैकेट 3s2 3p4। चाहो तो चेक कर लेना, किसी भी विधि से यही आएगा।
जिनको समझ में कम आया हो यूट्यूब वीडियो का यूज करें। मेरी लिमिटेशन है, पीपीटी पर मैं बोर्ड यूज नहीं कर पाता। पीपीटी पे जितना लिखा है मैं उसी को एक्सप्लेन कर पाता हूँ ठीक से। आप अलग से कोई सवाल पूछेंगे तो फिर तो बोर्ड ही ज्यादा सूटेबल रहता है उसमें, उस कंडीशन में। और सामान्य पढ़ाने में पीपीटी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये आपके जो लिखने वाली चीज है उसको कम करा देती है। तो दोनों की मेरिट और डिमेरिट्स होती हैं, उसको हम नहीं बदल सकते। ये बताइए समझ में आई कि नहीं आई सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ये आ गया, एकदम सही है, अच्छा एकदम। ठीक है। अच्छा एक और लिख देते हैं बेटा, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो एक और लिख दें फिर। इसका ले लो वेनेडियम वी। आपको मिल गया, वी मिल गया। टिटेनियम के बाद है सर वेनेडियम। हाँ किसके बाद है? टिटेनियम। हाँ ठीक है, टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद। टाइटेनियम के बाद है वेनेडियम। तो देखिए अब इसमें हम चलते हैं, इससे पहले की अक्रिय गैस क्या हो गई? आर्गन। आर्गन हो गई, ठीक है। इससे पहले की अक्रिय गैस आर्गन। आर्गन को ब्रैकेट में बंद करेंगे, उसके बाद इसके पास पहुंचने के लिए 2 S पार करने पड़ेंगे, यानी H2 हो गया। H2 है कौन से आवर्त का? चौथे का, तो हो गया 4S2। अब इस तक पहुंचने के लिए तीसरा है तो D3 है। D3 है ना, तीसरा है ना D का? यस सर। जी तो सर, D डी का से पहले तीसरा। जो D से पहले जो संख्या लिखते हैं वो हमेशा n-1 लिखते हैं, याद रख लेना हमेशा n-1। और n-1 का मतलब हो गया चौथा आवर्त है तो 4-1 यानी 3D3। जब भी D लिखेंगे, कोई सा भी D लिखेंगे आप, n-1 करेंगे और F लिखेंगे तो n-2 करेंगे, यानी जो आवर्त की संख्या उसमें से F में 2 घटाएंगे और D में 1 घटाएंगे। T में कुछ नहीं घटाते और S में भी कुछ नहीं घटाते, यानी NS होता है, NP होता है, n-1 D होता है, n-2 F होता है। ओके सर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास इसका विन्यास। अगर देखें तो आर्गन ब्रैकेट 4s2 3d3। ठीक है जी, क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर जी हो। सर। ओके। तो मैंने आपको इस टेबल के अंदर, इस यूनिट के अंदर जितना है उतना देने का प्रयास किया है। फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, किसी क्लास में भी पूछ सकते हैं, क्लास से बाहर भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट यूनिट है हमारे आस पड़ोस के परिवर्तन, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है।